बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 अगस्त 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से भी पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और बिहार की किसी भी खबर को केडीबी लाइव ऐप में 1 मिनट से भी कम समय में देख सकते हैं। तो ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों बिहार के सरकारी ऑफिस में कोई भी काम करने के लिए अगर घूस लिया जाता है तो अब आप इसकी शिकायत सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कर सकते हैं। जी हां, अगर आपसे कोई भी सरकारी बाबू घूस मांगता है तो आप इसकी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री से कर सकते हैं। जी हां, अगर आप बिहार में हैं और आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई घूस मांगा जा रहा है, तो फिर आप उठाइए सीधे फोन और आपके कॉल पर आपके दुख दर्द को दूर करने के लिए सीधे हाजिर हो जाएंगे नीतीश कुमार। आपको बता दूं कि आज दुनिया मोबाइल में सिमट गई है। ऐसे में अब आपको अपनी शिकायतों और फिर परेशानियों के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। ना अपनी बात सीएम तक पहुंचाने के लिए दूसरे अफसरों की मिन्नत करनी पड़ेगी। अब आप सिर्फ एक नंबर 012223886 या फिर 6122224784 ये नंबर डायल करें और अपनी हर समस्या का समाधान आप पा सकते हैं। ये बिहार सरकार का नंबर है। आपको बता दूं कि आप किसी भी शिकायत करने के लिए सिर्फ मोबाइल नंबर ही नहीं बल्कि ईमेल आईडी से भी शिकायत कर सकते हैं। अगर आपका इससे भी परेशानी हल नहीं होती है, यानी कि आप अपने परेशानी से संतुष्ट नहीं है, तो फिर आप अपने सीएम से जाकर के मिल सकते हैं। इसके लिए आपको उनके सीएम ऑफिस पर जाना होगा, जिनका पता है मुख्यमंत्री सचिवालय 4 देश रत्न मार्ग, पटना बिहार, पिन कोड 800001। किसी भी परेशानी के लिए आप बिहार सीएम ईमेल पर चाहे तो आप समस्या को दूर कर सकते हैं। और ये ईमेल आईडी है cmsecretariat/bis@gov.in। इस ईमेल आईडी के माध्यम से भी आप अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज के घर में चोरी करने का मामला सामने आया है। जब बिहार की राजधानी पटना में सुप्रीम कोर्ट के जज एहसानुल्लाह अमानुल्लाह के घर चोरी हो गई है। जब सुप्रीम कोर्ट के जज एहसानुल्लाह अमानुल्लाह के पाटलिपुत्र थाने के पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित घर में चोरी हुई है। मकान संख्या 133 सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एहसानुल्लाह अमानुल्लाह का निजी आवास है। इसी में देर रात चोरों ने हाथ साफ किया है। यह जज एहसानुल्लाह अमानुल्लाह पिछले दिनों बहुचर्चित नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करने वाले बेंच के सदस्य होने के कारण काफी चर्चा में थे, लेकिन अब इसके घर में चोरी करने का मामला सामने आया है। अब आप सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के घर में अगर चोरी हो जाए वो भी बिहार में, तो बिहार के आम लोगों के घर की बात तो छोड़ ही दीजिए। जी हाँ, बिहार के आम लोगों के घर किस तरह से लूटा जा रहा होगा इसका सहज अंदाजा आप लगा सकते हैं। आपको बता दो कि घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज एहसानुल्लाह अमानुल्लाह का घर बंद था। जब घर की देखरेख मोहम्मद मुस्तकीम करते हैं। जब चोरी हुआ तो फिर घर में कोई मौजूद नहीं था। जब चोरों ने रात में जज साहब के घर हाथ साफ कर लिया। फिलहाल चोरों ने घर में क्या क्या सामान चुराया है इसकी पूरी डिटेल्स सामने अभी नहीं आ पाई है। विस्तार से जानकारी का इंतजार है। वहीं पर आपको बता दूं कि जस्टिस एहसानुल्लाह अमानुल्लाह दिल्ली में रहते हैं। उनके बड़े भाई बिहार के पूर्व गृह सचिव अफजल अमानुल्लाह है। अफजल अमानुल्लाह भी दिल्ली में रहते हैं। जहां अमानुल्लाह की पत्नी परवीन अमानुल्लाह बिहार सरकार की पूर्व मंत्री थी, जिनका इंतकाल हो चुका है। जस्टिस अमानुल्लाह का जन्म 11 मई 1963 को बिहार राज्य में हुआ था। जब उन्होंने पटना लॉ कॉलेज से स्नातक करने के बाद सितंबर 1991 में उन्होंने वकालत शुरू की। साल 2011 में वे पटना हाईकोर्ट के जज बने थे। इसके बाद 2021 में उनका ट्रांसफर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में हुआ। जस्टिस अमानुल्लाह को 6 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया। दोस्तों बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के अगर रिश्वत मांगी जा रही है तो आप इसकी शिकायत तुरंत कर सकते हैं और फिर फोन पर। आपको बता दूं कि बिहार में 20 अगस्त से भूमि सर्वे का काम शुरू हो चुका है। बिहार के 45,000 से ज्यादा गांव में अधिकारियों द्वारा इस सर्वे किया जाएगा, जिसमें लोगों को अपनी जमीन के मालिकाना हक से जुड़े हुए दस्तावेज दिखाने होंगे। जब सर्वे के बारे में जानकारी देने के लिए अलग अलग गाँव में ग्राम सर्वे बैठक की जा रही है और गाँव के तमाम लोगों को सर्वे से जुड़ी हुई जानकारी दी जा रही है। वहीं पर सुनने में आया है कि कुछ अधिकारी इसको लेकर के रिश्वत मांगे जा रहे हैं। अब इसी को लेकर के बिहार सरकार के मंत्री भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। जहां दिलीप कुमार जायसवाल ने लोगों के लिए ये बहुत बड़ी घोषणा की है। दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि इस जमीन सर्वे में अगर कोई भी अधिकारी आपसे किसी तरीके की रिश्वत मांगता है तो फिर उसकी शिकायत सीधे उनसे करे। इसके लिए उन्होंने अपना नंबर और ईमेल आईडी भी जारी कर दी है। आपको बता दो कि बिहार में जमीन सर्वे से जुड़े हुए कंप्लेंट आ रहे हैं। कई लोगों ने अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया है, तो फिर कई लोगों ने यह भी कहा कि रिश्वत न देने पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। इन सभी मामलों को लेकर
लेकर के बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि अगर सर्वे के दौरान कोई भी पदाधिकारी आपसी घूस मांगता है या फिर अन्य किसी काम को लेकर के आपको जानबूझ करके परेशान करता है तो फिर आप उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बिहार के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने अपना पर्सनल नंबर 9430911111 नंबर जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारी की ईमेल आईडी revenueminister.bihar@gmail.com भी जारी की है। जब कोई भी फोन नंबर के जरिए और फिर ईमेल आईडी के जरिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षकों डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और सिकंदर कुमार सुमन का चयन किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन है मीनाक्षी कुमारी और सिकंदर कुमार। तो आपको बता दूं कि बिहार के चयनित मीनाक्षी कुमारी मधुबनी जिला के शिवंगा गर्ल्स +2 हाई स्कूल में सहायक शिक्षक हैं, जबकि सिकंदर कुमार सुमन कैमूर जिले के तरहनी के न्यू प्राइवेट स्कूल के प्रधान अध्यापक है। जो चयनित शिक्षकों को 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पुरस्कृत किया जाएगा। दरअसल डॉक्टर मीनाक्षी ने बच्चियों के लिए एक मुहिम चलाया है जिसका नाम खुद भी परो औरों को भी पढ़ाओ है। सैकड़ों छात्राएं इस अभियान से खुद को जोड़ रही है। जब इस अभियान से वे भी सीखती है, वे फिर दूसरों को सिखाती है। वहीं पर सिकंदर कुमार के योगदान से सरकारी स्कूल के बच्चे टेक्निकल तौर पर मजबूत हो रहे हैं। जैसे सिकंदर कुमार के मुताबिक उनके स्कूल में 52 छात्रों का रजिस्ट्रेशन है। जैसे सभी बच्चों को स्मार्ट क्लास की सुविधा दी जा रही है। सभी बच्चों की अपनी ईमेल आईडी है। सिकंदर कुमार के तहत चलने वाले स्कूल घूमने के बाद ऐसा लगेगा जैसे किसी निजी किड्स प्ले स्कूल पहुंचे हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार राज्य स्तरीय चयन समिति की तरफ से अनुशांसिक 6 शिक्षकों ने इस पुरस्कार के लिए गठित राष्ट्रीय चयन समिति के समक्ष अपना प्रेजेंटेशन दिया है। दोस्तों, बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव अक्सर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। जहां तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक चुके हैं। इसके अलावा वे अपने आसपास अनेक तरीके के लोगों से घिरे हुए हैं। जब इसी कड़ी में अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। जब तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के डीजीपी को कोई भी पावर नहीं है। जब सरकार में उनकी किसी भी रिकमेंडेशन को नहीं माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगल बगल जो चमचे बचे हुए हैं वे खुलेआम पोस्टिंग कर रहे हैं और पोस्टिंग कैसे होता है और किस तरह से होता है ये सबको पता है। उन्होंने कहा कि जदयू के नेता भले ही खुले तौर पर इससे इनकार कर रहे हों, लेकिन सबको पता है कि किस तरह से हो रहा है। डीजीपी की सिफारिशों को सीएम नीतीश कुमार नहीं मानते हैं, लेकिन जो उनके चमचे हैं वही चरावा लेकर के पोस्टिंग कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने चरावा कौन लेता है इस पर किसी का नाम नहीं लिया है। दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2025 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनकी जेब अभी से ही ढीली हो गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगलवार को प्रशांत किशोर ने अपने बयान में कहा कि वे चुनाव के लिए बिहार के 2 करोड़ लोगों से 100 रुपये मांगेंगे। ये सिलसिला 2 अक्टूबर से शुरू होगा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि पिछले 10 सालों में जिन लोगों को उन्होंने मदद की उनके पैसे से जनसुराज का अभियान चल रहा था। उन्होंने बताया है कि बिहार में कोई भी कह सकता है कि वे लूटे हुए पैसों से पार्टी चला रहे हैं। अन्य राजनीतिक दल जहां पर भू माफिया और फिर खनन माफिया के माध्यम से लोगों को लूट करके पार्टी चला रहे हैं, वहीं पर हम लोगों के दिए गए पैसे से पार्टी चला रहे हैं। जहां आगे प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में गरीब से गरीब व्यक्ति को भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जब उसे चुनाव लड़ने के लिए पैसा जनसुराज की ओर से मिलेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2 अक्टूबर से हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले 13 करोड़ जनसंख्या वाले बिहार में सिर्फ 2 करोड़ लोग 100 रुपए जनसुराज को दें, जिससे चुनाव लड़ा जा सके। अगर ऐसा होता है तो फिर जनसुराज के पास 200 करोड़ रुपए हो जाएंगे। दोस्तों, बिहार में सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के अच्छी खबर सामने दी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि विभाग की जो पॉलिसी है जब उस पर हम लोगों ने काफी उदारता से इस बात का निर्णय लिया है कि जो महिलाएं हैं या फिर जो पति पत्नी हैं या फिर कुछ विशेष परिस्थिति है तो फिर वे लोग पोर्टल पर अपना पिटीशन अपलोड कर दें। जैसे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि करीब तैयारी हो गई है। 1 सप्ताह या फिर 10 दिनों के अंदर हम लोग अप्रूवल कर देंगे। प्रोसेस करने में जो वक्त लगे, लेकिन उम्मीद है कि सितंबर माह के अंत तक हम लोग इस कार्य को पूरा कर लेंगे। आपको बता दें कि भौगोलिक दृष्टिकोण से सरकारी विद्यालयों को 5 कोटि में रखा गया है। इसमें नदियों के पार वाले विद्यालय, पहाड़ी इलाकों वाले विद्यालय, अर्ध शहरी वाले के विद्यालय, शहरी इलाके के विद्यालय और फिर ग्रामीण इलाके के विद्यालय। जैसे शिक्षकों को पदस्थापन में इसका ध्यान रखा जाएगा।
दोस्तों अब बिहार के हर स्कूल की मॉनिटरिंग होगी। यहाँ के स्कूलों में पढ़ाई लिखाई से लेकर के ब्लैक बोर्ड, छात्रों की उपस्थिति से लेकर के मास्टर साहब की अटेंडेंस तक चेक किया जाएगा। यही नहीं, इस मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी जिला स्तर के अधिकारियों को दी गई है, जो स्कूलों का भ्रमण करेंगे और फिर यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। बिहार में नए शिक्षकों के बहाली के बाद अब उनकी मॉनिटरिंग की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इस मॉनिटरिंग में स्कूल के साथ साथ शिक्षकों को पर भी नजर रखी जाएगी। इस संबंध में बिहार शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। जब बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव IAS डॉक्टर यशोधार्थ की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए टीम बनेगी। ये टीम नियमित रूप से स्कूलों की देखरेख करेगी, वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेगी। स्कूलों की मॉनिटरिंग को लेकर के शिक्षा विभाग का यह आदेश सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि स्कूलों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जिले के DDC अधिकारी, CO और DO और DPO को सभी स्कूलों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी देंगे। जब प्रत्येक अधिकारी और फिर कर्मचारी को 3-3 महीने का टास्क दिया जाएगा। जब सभी को 10 से 15 स्कूल आवंटित किए जाएंगे, जिसकी देख रेख की जिम्मेदारी उनकी होगी। जहाँ आदेश में यह भी कहा गया है कि ये अधिकारी स्कूलों के प्रधान अध्यापक और फिर शिक्षकों से बातचीत करके उनकी परेशानी जानेंगे। शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि संबंधित पदाधिकारी सप्ताह में कम से कम एक बार स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान किसी स्कूल में कोई भी कमी पाई जाएगी तो फिर उसके लिए मॉनिटरिंग करने वाले पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। दोस्तों बिहार के लखीसराय जिले के जिलाधिकारी रजनीकांत ने सोमवार को अपने पद से खुद की इच्छा से रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन उनके रिटायरमेंट होते ही अब उन्हें नीतीश कुमार की तरफ से बड़ी जवाबदेही दी गई है। जी हाँ, पूर्व DM को अब बिहार के पहले खेल यूनिवर्सिटी का VC बनाया गया है। इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है। दरअसल बिहार का पहला खेल यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार है। CM नीतीश कुमार ने 29 अगस्त यानी कि आज इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे। इससे ठीक पहले बिहार के पहले खेल यूनिवर्सिटी के पहले VC पूर्व IAS रजनीकांत को बनाया गया है। CM नीतीश कुमार ने पूर्व IAS पर भरोसा जताया है और उन्हें बिहार के पहले खेल यूनिवर्सिटी का कमान सौंपा है। रजनीकांत 2011 बैच के IAS अधिकारी हैं। दोस्तों केंद्रीय मंत्री और LGP रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की ओर से कई मुद्दों पर उनके स्टैंड को देख करके ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। NDA में तो वह है, लेकिन कई मुद्दों पर सरकार से उनका स्टैंड अलग है। वे केंद्र सरकार के स्टैंड से असहमत जता रहे हैं, अलग रुख अपनाए हुए हैं, विरोधियों के सुर में सुर मिला रहे हैं। जब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चिराग पासवान का सरकार से उलट रुख रहा, जब वहीं पर जातिगत जनगणना पर विपक्ष की मांग का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी एवं अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना की मांग उठाई थी। विपक्ष के अलावा चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री के केंद्र सरकार के फैसले का भी विरोध किया है। आरक्षण पर भी उनका सहयोगी दलों से अलग स्टैंड दिखा। वहीं पर दूसरी ओर SC/ST के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्रीमी लेयर को लेकर आया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन जाति समूह के लिए निर्धारित कोटा में ही कोटा देकर के समूह ये पीछे छूट गई और जातियों को मौका देना चाहिए, यानी कि SC/ST में क्रीमी लेयर तय करना चाहिए। चिराग पासवान ने कोर्ट के अब इस फैसले पर नाराजगी जताई। जैसे में सवाल उठ रहा है कि चिराग पासवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, चिराग के मन में आखिर चल क्या रहा है, ये पहली बन गई है। यह सवाल उठ रहा है कि क्या वोटों का समीकरण चिराग पासवान को NDA से अलग लाइन लेने पर मजबूर कर रहा है। जब चिराग पासवान के कोर वोटर पासवान है, जब बिहार में पासवान वोटर्स करीब 5% है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या चिराग पासवान को लग रहा है कि बिना किसी दूसरे वर्ग के समर्थन के राजनीति में कुछ बड़ा कर पाना संभव नहीं है। अलग रुख अपनाने के पीछे कुछ और कारण तो नहीं है। दोस्तों बिहार राज्य परिवहन विभाग और फिर ट्रैफिक पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर 9 करोड़ 49 लाख रुपए का चालान जारी किया है। जब 13 टोल प्लाजा पर 16,755 चालान डिटेक्शन सिस्टम से जारी किए गए हैं। डिटेक्शन सिस्टम में हार्डवेयर और फिर सॉफ्टवेयर के जरिए गाड़ियों की पहचान की जाती है और ऑटोमेटिक ही चालान जारी कर दिए जाते हैं। अधिकारियों ने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन के कारण ये चालान जारी किए गए हैं। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक 16,755 चालान में से 9,676 चालान उन गाड़ियों के लिए है जो दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड है। वहीं पर 7,089 वाहन बिहार में रजिस्टर्ड है। ये सभी चालान 7 अगस्त से 15 अगस्त के बीच जारी किए गए हैं। दोस्तों बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में बड़ी बात कह दी है। जब मुकेश सहनी ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि VIP का आधार वोट निषाद रहा है। यह निषाद भी मानते हैं कि उनकी पार्टी VIP है, लेकिन जिस तरह से चुनाव में सभी जाति और फिर धर्म के लोगों का वोट पार्टी को मिलता है, उसी तरह मैंने भी सभी जाति के लोगों को टिकट दिया। जो उन्होंने कहा है कि मुझे किसी भाई और फिर भतीजे को विधायक और सांसद नहीं बनाना है। मुकेश सहनी ने कहा है कि मैं भी गरीब परिवार से आता हूँ और गरीबी का अनुभव किया
किया है, जहां अपने समाज के लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष कर रहा हूं। दरअसल मंगलवार को वीआईपी के पटना स्थित कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जहां यही मुकेश सहनी ने ये बातें कही है। उन्होंने एक तरह से राजनीति में भाई भतीजेवाद को लेकर के हमला बोला है। दोस्तों, बिहार सरकार किसानों को गेंदे की खेती में 70% सब्सिडी दे रही है, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। यह सब्सिडी बिहार कृषि विभाग के बागवानी निदेशालय के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जब बिहार सरकार किसानों को गेंदे के फूलों की खेती के लिए सब्सिडी दे रही है, इस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसान ऑनलाइन और फिर ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस योजना के तहत बिहार के 23 जिलों के किसान गेंदे की फूल की खेती करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। जहाँ सरकार गेंदे की फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दे रही है, जहाँ किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदन करने के लिए राज्य सरकार की हॉर्टिकल्चर वेबसाइट पर जाएं, वेबसाइट पर योजना का विकल्प चुनें और एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना पर क्लिक करें। इसके बाद गेंदे के फूल पर सब्सिडी के लिए आवेदन करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारियां भर दें। आवेदन सफलतापूर्वक आपका जमा हो जाएगा। दोस्तों, बिहार के कई जिलों में आज 29 अगस्त को मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार के दक्षिण पश्चिमी और फिर मध्य भागों में भारी बारिश और फिर वज्रपात की आशंका है, संभावना है। वहीं पर बिहार के अन्य भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान तापमान में अधिक बदलाव की संभावना नहीं है। दरअसल पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंरचना बना हुआ है, जब वहीं पर आज 29 अगस्त को पूर्व मध्य और फिर उत्तर बंगाल की खाड़ी के समीप एक नया निम्न दबाव बनने की संभावना है। साथ ही दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में भी एक चक्रवाती परिसंचरण फैला हुआ है, जिसकी असर से बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, अरवल, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, मधुबनी, भागलपुर, बांका, मुंगेर और औरंगाबाद जिले के कुछ भागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान गरज के साथ आकाश से बिजली गिरने की भी संभावना है। दोस्तों, महिलाओं को लेकर के बिहार पुलिस की ओर से एक नई पहल शुरू की गई है, जब बिहार पुलिस इसे सुरक्षित सफर सुविधा नाम दिया है। यह हरियाणा और तेलंगाना के बाद बिहार तीसरा ऐसा राज्य है जो इस प्रकार की सुविधा शुरू करने जा रही है। इससे पहले बिहार के 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा। इसके बाद इसे पूरे बिहार में शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, बेगूसराय एवं नालंदा में इसकी शुरुआत होगी। ये सुविधा निःशुल्क होगी और फिर इसकी शुरुआत 5 सितंबर से की जाएगी। दोस्तों, बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने पुश्तैनी जमीन के सर्वे के लिए वंशावली को अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर के दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में अगर आपका भी पुश्तैनी जमीन है जो उसके नाम से जो अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो इसके लिए आपको वंशावली बनाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वंशावली कैसे बनाए, कहाँ पर आवेदन करें। तो आपको बता दूं कि बिहार में परिवार वंशावली बनाने के लिए आपको शपथ पत्र बनवा करके ग्राम पंचायत सचिव को देना होगा। जहाँ पंचायत सचिव 7 दिनों के अंदर वंशावली कागजात को जांच करके जांच प्रतिवेदन ग्राम कचहरी सचिव को देंगे। जब ग्राम कचहरी सचिव कार्यालय अभिलेख में वंशावली कागजात को दर्ज करते हुए सरपंच को वंशावली निर्गत करने के लिए अभिलेख को भेजेंगे। इसके बाद सरपंच वंशावली प्रमाण पत्र पर अपना हस्ताक्षर मोहर के बाद आवेदनकर्ता को वापस लौटा देंगे। आपका वंशावली बनकर के तैयार हो जाएगा। जब वंशावली तैयार होने के बाद आवेदक जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया से में से कोई भी एक को चुन करके इसे जमा कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन के द्वारा इसको जमा करना चाहते हैं तो वेबसाइट है dlrs.bihar.gov.in पर आने के बाद आपको विशेष सर्वेक्षण से संबंधित सेवाओं का विकल्प चुनना होगा और वंशावली सर्वे फॉर्म और फिर जमीन के दस्तावेज को अपलोड करना होगा यहाँ। दोस्तों, बिहार में अब शिक्षकों की मनमानी नहीं चलेगी। अब उन्हें किसी भी हाल में समय पर स्कूल आना होगा और डिजिटल तरीके से अपना अटेंडेंस बनाना होगा। यदि कोई भी टीचर इसमें कोताही बरतते हैं तो फिर उनका 1 दिन का वेतन काट लिया जाएगा। आपको बता दूं कि शिक्षकों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य होने जा रहा है, जहां अब ऐप पर ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने वाले शिक्षकों को ही सैलरी मिलेगी। हालांकि जो ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं होगा, हेड मास्टर उनकी हाजिरी बना देंगे। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन पर ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाने वाले शिक्षकों को चेतावनी जारी की है। जब मुख्य सचिव ने कहा कि 1 अक्टूबर से जिनका एप्लीकेशन पर ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनेगा उनका वेतन रोकेगा। इस संबंध में उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें यह भी कहा गया है कि सभी शिक्षक 1 सितंबर को एप्लीकेशन को अपडेट कर ले। एप्लीकेशन में अटेंडेंस बनाने को लेकर के नए विकल्प जोड़े गए हैं। ये सिद्धार्थ ने कहा कि सभी शिक्षक 1 सितंबर को अपने एंड्रॉइड फोन के गूगल प्ले स्टोर से ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन को अनिवार्य रूप से अपडेट करेंगे।
दोस्तों 29 अगस्त 2024 का दिन बिहार के खेल जगत में क्रांति के लिए जाना जाएगा। यानी कि आज जब खेल दिवस के मौके पर बिहार के राजगीर में राज्य खेल अकादमी और फिर खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज करेंगे। इसके साथ ही बिहार के खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य का द्वार भी खुल जाएगा। राजगीर में आज 90 एकड़ में बने अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कई मायने में देश का एकमात्र स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, जहां एक साथ 24 खेल विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहां पर खिलाड़ियों को एक ही कैंपस में प्रशिक्षण, रहने, मेडिकल सहित सभी तरह की सुविधा मुहैया कराएगी। जहां प्रकृति और फिर संस्कृति के लिए विश्वविख्यात राजगीर में इंटरनेशनल स्पोर्ट कम्प्लेक्स का एक भाग बिहार खेल अकादमी और फिर खेल विश्वविद्यालय बनकर के तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 29 अगस्त को यानी कि आज खेल दिवस के मौके पर इसका उद्घाटन करेंगे। जब बिहार के पहले खेल अकादमी परिसर में खेल विश्वविद्यालय बनाया गया है। यहाँ इंडोर और आउटडोर दोनों तरीके के खेलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि बिहार में राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय के खिलाड़ी तैयार हो सके। जब खेल अकादमी के आउटडोर में 14 और फिर इंडोर में 10 तरह के खेलों का प्रशिक्षण मिलेगा। जब पहले चरण में उन्हें खेलों की ट्रेनिंग मिलेगी, बाद में सभी तरह के खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये देश का पहला और अनूठा अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है जहाँ एक साथ इतने तरह के खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको बता दूं कि पंच पहाड़ियों और फिर प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा राजगीर वास्तव में बहुत सुंदर और रमणीय है। यह ऐतिहासिक विभारगिरी पहाड़ी के नजदीक होने के कारण इसका लुक काफी मनोरमा लगता है। ये सुंदर पहाड़ियों, विरासतों और फिर हरे भरे खेतों से घिरा हुआ है। जलवायु परिवर्तन और फिर गर्म जल के कुंडों और झरनों के लिए मशहूर राजगीर में प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार करने की लगातार कोशिश की जा रही है। स्वाभाविक रूप से यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य आकर्षक का केंद्र है। यहाँ का वातावरण छात्रों को खेल गतिविधियों में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास 12 अक्टूबर 2018 को किया गया था। इसके निर्माण में 6 साल लग गए हैं। जब 90 एकड़ में बन रहे इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण 740 करोड़ रुपए की लागत से होना था, लेकिन अधिक समय लगने के कारण इसकी निर्माण लागत बढ़कर के 851 करोड़ रुपए हो गई है। जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पूर्ण निर्माण होने तक लागत राशि बढ़कर के 1100 करोड़ रुपए हो जाएगी। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकलने वाली है। जहाँ नीतीश सरकार ने भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है। यह भर्ती ट्रैफिक पुलिस विभाग में निकलेगी, जिसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। पटना के एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि काफ़ी समय से नौजवान भर्ती निकालने का इंतजार कर रहे थे, जो इसकी तैयारी में थे वे अब इसमें तैयारी में जुट जाएँ। प्रदेश में यानी कि बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए 1527 हैंड हेल्ड डिवाइस और 553 बॉडी वार्न कैमरे लगाए गए हैं। यह इनका ट्रायल चल रहा है और इनसे काम लेने के लिए उन्हें इस्तेमाल करने वाले लोगों की ज़रूरत होगी। या फिर मैनुअल चालान नहीं कटेगा, बल्कि ऑनलाइन चालान होंगे। इसलिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार के अनुसार कुल 10,332 पद भरे जाएंगे। जिलों के ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में 4,215 पद भरे जाएंगे। हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 1,560 पद भरे जाएंगे। बीपीआरडी नियमों के अनुसार 1,807 पद भरे जाएंगे। इनके अलावा 2,753 पदों पर भी भर्ती निकलेगी। दोस्तों बिहार के अस्पतालों में डिजिटल माध्यम से मरीजों को देखा जा रहा है। जहां स्वास्थ्य विभाग ने 12 अगस्त से 17 अगस्त तक विभिन्न अस्पतालों में डिजिटल माध्यम से डॉक्टर द्वारा मरीजों की देखने की स्थिति की जांच की है। इसमें पाया गया है कि सभी जिलों में 69% से अधिक मरीज कागज के पुर्जे की जगह डिजिटल पुर्जा पर मरीज देख रहे हैं। जब डिजिटली मरीज देखने के मामले में राज्य भर में बांका टॉप पर है, नंबर 1 पर है। बांका में 99% मरीजों को डॉक्टर डिजिटली देख रहे हैं। जब सबसे पीछे भोजपुर जिला है। भोजपुर के 69.57% मरीजों को डिजिटल माध्यम से देखा गया। जब स्वास्थ्य विभाग ने जांच के दौरान पाया है कि 12 से 17 अगस्त तक बांका के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में 8,665 मरीजों ने इलाज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसमें से 7,816 मरीजों के पास मोबाइल की उपलब्धता थी। रजिस्ट्रेशन मरीजों में 8,332 मरीजों का नर्स द्वारा तापमान, बीपी आदि चेक किया गया। या 8,580 मरीजों को डॉक्टर द्वारा ऑनलाइन कंसल्टेशन सलाह दी गई है। डिजिटल मरीज देखने में 98.41% के साथ कटिहार दूसरे स्थान पर है। 97.33% के साथ किशनगंज तीसरे और 94.54% के साथ समस्तीपुर चौथे स्थान पर है। वहीं पर 94.35% के साथ सिवान 5वें स्थान पर है। पटना 71% के साथ 37वें स्थान पर है। भागलपुर भी 75.97% के साथ 35वें स्थान पर है। 92.69% के साथ मुजफ्फरपुर 9वें स्थान पर है।
दोस्तों बिहार में साल 2016 से ही पूरी तरीके से शराबबंदी है। बिहार के अंदर कहीं भी शराब का सेवन करना गैर कानूनी है। इसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लगातार एक्शन वाली बातें कही जाती है। इतना ही नहीं, इसको लेकर के एक अलग से पुलिस टीम भी तैयार की गई है। लेकिन अब एक सच्चाई ये भी है कि बिहार के अंदर भले ही शराबबंदी हो और यहाँ के सांसद, विधायक और मंत्री से लेकर के अधिकारी तक को कसम दिलाई जाती हो, लेकिन शराब की खाली बोतलें बड़ी आसानी से आपको दिख जाएंगी, बड़ी आसानी से आए दिन उस इलाके में देखने को मिलता है। ऐसे में अब जदयू के सांसद ने अपने ही विधायक को लेकर के ये कहा कि वे शराब का सेवन करते हैं, जी हाँ, और फिर उलूल जुलूल बातें करते हैं। मतलब सांसद जी खुद शराबबंदी कानून का माहौल बना रहे हैं। दरअसल भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने खुद और पूर्व सांसद सह जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलो मंडल पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के जदयू के गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल ने पर पलटवार किया है। जदयू सांसद ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने स्थानीय अंदाज में कहा कि गोपाल भैया का झारखंड से आवे वाला चीज के नतीजा से बुलिया छई है। उन्होंने कहा कि गोपाल मंडल कुछ बोलते नहीं हैं, उनसे खुद बोला जाता है, वे किसी पर भी कमेंट करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अभद्र भाषा का प्रयोग करना उनका नेचर और फिर सिग्नेचर है, ये कभी किसी का बदलता नहीं है। मतलब सीधे शब्दों में देखें तो फिर जदयू के सांसद ये कह रहे थे कि उनकी ही पार्टी के विधायक इस शराबबंदी वाले बिहार में शराब का सेवन करते हैं, वो भी बड़ी आसानी से पड़ोसी राज्य से उपलब्ध करवा करके। मतलब देखा जाए तो सीएम नीतीश कुमार का शराबबंदी का कुछ मतलब नहीं है। जब भले ही वे ये बात पलटवार करने के लिए कह रहे हों, लेकिन इसके जरिए वे इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि 2016 से लागू शराबबंदी अभी भी सफल नहीं है और राज्य के अंदर शराब की बोतलें खोजने पर उपलब्ध हो जाती है, जब भले ही इसका मार्ग पड़ोसी राज्य का ही हो। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित हनुमान चिराग पासवान को एक बार फिर से पार्टी तोड़ देने का डर सता रहा है। चाचा पशुपति पारस से बीजेपी नेताओं की हो रही मुलाकात ने चिराग पासवान की चिंता बढ़ा दी है। जब पहले पटना में पशुपति पारस की बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मुलाकात की, इसके बाद अमित शाह से मिलने दिल्ली में अपने दूसरे वाले भतीजे से को लेकर के पशुपति पारस अमित शाह से मिलने के लिए पहुंच गए। राजनीति में ऐसे मेल मिलापों के बड़े मायने होते हैं। चिराग पासवान कम से कम इतना तो समझ ही गए होंगे कि जिसने उनको एक समय पैदल कर दिया था, अब वो सत्ता के कंधे पर सवार होते हुए दिख रहा है। लिहाजा चिराग पासवान की बेचैनी बढ़ी हुई दिख रही है। जब बिहार विधानसभा चुनाव में पांव जमाने के लिए चाचा भतीजे दोनों को मोदी और फिर नीतीश की जरूरत है। पासवान परिवार में सियासी जंग अब शाहमात में बदलती हुई दिख रही है। जब शाहमात का ये खेल एक तरफ ना हो, इसके लिए बड़ी पार्टियां बैलेंस बना रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से बनने के बाद चिराग पासवान ने एक भावुक लेटर सोशल मीडिया पर शेयर किया। यह चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि एक बार फिर से आप सभी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। दोस्तों बिहार में जमीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घरों में जमीन का मौखिक बंटवारा हुआ है, जब उनके लिए जमीन का सर्वे कराना मुश्किल हो रहा है। इसके लिए अधिकारियों के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार में जमीन सर्वे में जमीन बंटवारे का केवल लिखित दस्तावेज ही मान्य होंगे। यदि किसी घर में 3 बेटे हैं तथा 3 बेटों के बीच जमीन का मौखिक बंटवारा हुआ है, तो फिर सर्वे अधिकारी इस बंटवारे को नहीं मानेंगे और फिर उस जमीन को संयुक्त खतियान में दर्ज करेंगे। जब विभाग ने साफ कर दिया है कि फैमिली बंटवारे का निबंधित दस्तावेज से ही सर्वे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, मौखिक का कोई मोल नहीं। मौखिक बंटवारे की स्थिति में संयुक्त खतियान बनेगा। आपको बता दूं कि बिहार में अगर पुश्तैनी जमीन है जिसका सिर्फ मौखिक बंटवारा हुआ है, तो फिर सर्वे के लिए उन्हें कागजातों पर परिवार के बीच पैतृक संपत्ति का बंटवारा दिखाना होगा, यानी कि मौखिक आपका बंटवारा नहीं माना जाएगा। इसके लिए कागज होना जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति के पास जमीन बंटवारे का लिखित कागज है, तो फिर वह उसे सर्वे अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। इससे सर्वे की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। दोस्तों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का लगातार मोदी सरकार के फैसलों और फिर सोच से अलग विचार आ रहा है। जब इसे लेकर के कांग्रेस ने चिराग पासवान के बयानों की सराहना की है, तारीफ की है। चिराग पासवान ने जाति जनगणना का समर्थन किया है। चिराग पासवान के बयान पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने उनकी सराहना की है। उन्होंने कहा है कि हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और फिर हम चाहते हैं कि वे केंद्र सरकार पर इसको लेकर के प्रेशर बनाएं। यह गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने पहले से ही जाति जनगणना कराने की मांग को खारिज कर दिया था। जब बिहार में पिछले साल नीतीश कुमार
कुमार जब महागठबंधन के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे तो फिर उस दौरान जाति जनगणना कराई गई थी। 2 अक्टूबर 2023 को जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई। इसके बाद से देश में बड़े स्तर पर जाति जनगणना कराने की मांग की गई और विपक्ष द्वारा मांग की गई। हालांकि केंद्र सरकार ने इसको नकार दिया, यानी कि इससे इनकार कर गया। जब वहीं पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भी जातिगत जनगणना की मांग लगातार कर रहे हैं। इन सब के बीच अब चिराग पासवान ने जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन कर दिया है, तो फिर कांग्रेस ने उनके बयान का स्वागत किया है। दोस्तों, त्योहारों का सीजन शुरू होने जा रहा है, जिसके कारण दूसरे राज्यों में काम करने वाले बिहार के लोग अभी से ही टिकटों के जुगाड़ में जुट गए हैं। हालांकि ट्रेनों की स्थिति यह है कि त्योहारों की सीजन शुरू होने से 2 महीने पहले ही 9 रूम का और फिर वेटिंग लिस्ट देख करके लोगों की चिंता बढ़ गई है। जब पहले तो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती है, वहीं पर छुट्टी मिल जाए तो फिर ये निश्चित करना होता है कि ट्रेनों में टिकट कंफर्म हो जाए। यही स्थिति फ्लाइट्स को लेकर भी है, जहां पर सभी एयरलाइंस कंपनियों ने त्योहारों की सीजन को लेकर के टिकट दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इसके बावजूद भी टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। दरअसल 1 नवंबर को दीपावली और फिर 5 नवंबर को बिहार का सबसे बड़ा त्योहार छठ पूजा है। दोनों त्योहारों में 2 महीने का समय है, लेकिन इस दौरान बिहार आने वाली लोकप्रिय ट्रेनों में अगर आप टिकट लेना चाहेंगे तो फिर आपको नहीं मिलेगी। जब 25 से 31 अक्टूबर और 1 से 6 नवंबर तक बिहार के शहरों में आने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है। जब दशहरा से छठ तक कई ट्रेनों में 9 रूम है। वहीं पर हावड़ा, रांची, न्यू जलपाईगुड़ी, लखनऊ से आने वाली वंदे भारत में आसानी से टिकट मिल रहा है। एक तरफ जहां पर ट्रेन में टिकट नहीं मिल रही है, वहीं पर पैसेंजर की भीड़ को देखते हुए एयरलाइंस ने किराया बढ़ा दिया है। जब बाकी ट्रेनों में टिकट नहीं मिल पाने के कारण लखनऊ से खुल करके पटना आने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में तेजी से बुकिंग हो रही है। जहां सितंबर महीने तक 25 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सीटें फुल होने की उम्मीद है। वहीं पर न्यू जलपाईगुड़ी, रांची और फिर हावड़ा से आने वाले वंदे भारत में टिकट आसानी से मिल रही है। वहीं पर दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ त्योहारों को लेकर के बस ट्रेन में अत्यधिक यानी कि ज्यादा भीड़ होने के कारण कई लोग आरामदायक सफर करने के लिए हवाई जहाज का सहारा लेते हैं। लेकिन एयरलाइंस कंपनियों ने भी आम दिनों की तुलना में छठ के समय किराए में बेहताशा वृद्धि की है। जो अभी तक जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से मिनिमम 25% से मैक्सिमम 60% तक फ्लाइट का किराया बढ़ा हुआ है। हालांकि इसके बाद भी टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। दोस्तों, बिहार पुलिस को अब पहले से अधिक सुरक्षा के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। जब इनके पास इस तरीके के किट दिए जाएंगे ताकि पत्थरबाजी के दौरान भी उनको किसी भी तरीके का कोई भी खतरा नहीं हो और बड़े आसानी से अपने काम को अंजाम दे सके और उग्र भीड़ को शांत करवा सके। यानी कि अब बिहार पुलिस को पत्थरबाजी का डर नहीं रहेगा। अगर सामने से कोई अगर पत्थरबाजी करते हैं तो बिहार पुलिस को कोई सुरक्षा कवच दिया जाएगा, जिससे पत्थर से उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि अब बिहार पुलिस को उपद्रव और पत्थरबाजी से निपटने के लिए एडवांस फुल बॉडी प्रैक्टिस से लैस कर दिया गया है। यह जानकारी के अनुसार इस सुरक्षा कवच को पहनने के बाद पुलिसकर्मी 360 डिग्री से होने वाली पत्थरबाजी में सुरक्षित रहेंगे। यानी कि अगर चारों तरफ से पत्थरबाजी होती है तो भी पुलिसकर्मी सुरक्षित रहेंगे। इसमें छाती के लिए प्रोटेक्टर, कंधे के पैड, ऊपरी भुजा गार्ड, कोहनी गार्ड, ग्राइन और फिर गिनशा गार्ड आदि होंगे। इस सुरक्षा कवच का वजन करीब 6 किलोग्राम है। जब बिहार में पहली बार पुलिसकर्मियों को एडवांस फुल बॉडी प्रोटेक्टर मिलेगा। इसका पहली बार जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों से निपटने के लिए वहां की पैरामिलिट्री और फिर अन्य फोर्स करती थी। इसे रबर, फाइबर समेत अन्य मटेरियल से बनाया गया है। इस प्रोटेक्टर से लैस पुलिस पत्थरबाजी के बीच रुकेगी नहीं, बल्कि आगे बढ़ती रहेगी और उपद्रवियों को दबोच लेगी। आपको बता दो कि कई बार हंगामे के बीच होने वाली रोड़ेबाजी में पुलिस एक जगह पर ही ठिठक जाती थी, जब वह अपने आप को बचाने लग जाती थी। बताया गया है कि नया एडवांस बॉडी प्रोटेक्टर पुराने बॉडी प्रोटेक्टर से कई गुना ज्यादा सुरक्षा कवच का काम करेगा। आपको बता दें कि बुलेट प्रूफ सुरक्षा कवच केवल गोली और फिर छर्रों को रोकता है, जबकि इसे खास तौर से रोड़े से बचने के लिए बनाया गया है। इससे किसी भी तरीके के बवाल में चलने वाले पत्थर और फिर रोड़ेबाजी समेत अन्य चीजों से पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी। वहीं पर मुजफ्फरपुर रेल थानेदार रंजीत कुमार ने बताया है कि एडवांस बॉडी प्रोटेक्टर रेल पुलिस को भी दिया गया है। जहाँ रेल थाना मुजफ्फरपुर में 6 बॉडी प्रोटेक्टर आए हैं, जहाँ इससे पुलिसकर्मी हंगामा और फिर बवाल के दौरान होने वाली रोड़ेबाजी और फिर हमले से बचे रहेंगे। दोस्तों, रेलवे की मेडिकल टीम ने ट्रेन की जनरल बोगी में सहरसा की एक महिला पैसेंजर का परसों कराया है। वैशाली सुपरफास्ट के जनरल बोगी में महिला ने नवजात को जन्म दिया। जब परसों के बाद जच्चा और फिर बच्चा दोनों स्वास्थ्य देख करके सहरसा के लिए रवाना हो गए, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बच्चे ने
बच्चे के ट्रेन में जन्म लेने पर यात्रियों में खुशी की लहर दौड़ गई। यात्रियों का कहना था कि जन्माष्टमी के दिन साक्षात भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। जब बताया जाता है कि ट्रेन की जनरल बोगी में सवार गर्भवती महिला सहरसा लौट रही थी। जब समस्तीपुर में ट्रेन के पहुंचने पर कमर्शियल कंट्रोल को सूचना मिली कि वैशाली सुपरफास्ट में गार्ड की बोगी के पास स्थित जनरल कोच में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हो रही है। इसकी सूचना मिलने पर रेलवे की मेडिकल टीम आनंद फानन में स्टेशन पहुंची। उन्होंने ट्रेन की बोगी में ही सुरक्षित प्रसव करा दिया, जिसके बाद उचित दवाइयां एवं उपचार देकर के मरीज की जांच की गई, जिसमें बच्चा और फिर उसकी मां पूर्ण रूप से स्वस्थ पाई गई, जिसके बाद उन्हें आगे सहरसा के सफर के लिए रवाना कर दिया गया। दोस्तों, बिहार में इस समय जमीन का सर्वे चल रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जमीन पर किसी न किसी का लंबे समय से कब्जा है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल है कि यदि उनके जमीन पर किसी का कब्जा है तो फिर सर्वे में किसका नाम दर्ज होगा। आपको बता दूं कि बिहार में यदि आपके जमीन पर किसी का कब्जा है लेकिन जमीन के दस्तावेज में आपके पूर्वजों का नाम है तो फिर आप वंशावली बना करके उस जमीन पर अपने हिस्से का दावा कर सकते हैं। यदि कब्जे वाली जमीन आपके पूर्वज की है तो फिर आप उसका वंशावली बनाएं और जमीन के कागज तथा सर्वे फॉर्म भर करके शिविर में जमा कर दें। वहीं पर जमीन पर जिनका कब्जा है और गांव वाले भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं, या साथ ही पहले से दस्तावेज में उनका नाम भी है तो फिर सर्वे में उनका नाम दर्ज होगा। वहीं पर सरकार उस जमीन को भी सर्वे में लेगी जिनके पास गैर मजरूआ खास जमीन है और खतियान में उनका मालिकाना हक है तो फिर उस जमीन पर उनका कब्जा रहेगा। वहीं पर पुश्तैनी जमीन पर किसी का कब्जा है लेकिन खतियान में आपके पूर्वज का ही नाम है तो फिर खतियान और फिर वंशावली बना करके देना होगा। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया के दौरान लोगों से जमीन के कागजात मांगे जा रहे हैं। जहां ऐसे में यदि आपकी जमीन आपके परदादा के नाम की है तो फिर आप ऑनलाइन के द्वारा उस जमीन का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। यह खबर के अनुसार बिहार सरकार जमीन के कई दस्तावेज को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करा दी है, जिसके माध्यम से आप अपनी जमीन की कागज निकाल सकते हैं और फिर सर्वे शिविर में जमा करके जमीन सर्वे का काम पूरा कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम अपने परदादा की जमीन का कागजात कैसे निकालेंगे। तो आपको बता दूं कि आप बिहार के स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल www.biharbhumi.bihar.gov.in पर जाएं और भूमि जानकारी सर्विस में व्यू रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके जमीन की जानकारी दर्ज करें और फिर उसका रिकॉर्ड निकाल लें। यानी कि इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपने परदादा की जमीन के कागजात को निकाल सकते हैं।